स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लिया था और फिर उसके अंदर हम लोग ने बर्नौलीज के एप्लीकेशन भी पढ़ लिए थे, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, इतनी सब कुछ चीजें हो गई थी, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम शोज वेंचुरीमीटर, जानते हैं वेंचुरीमीटर क्या करता है ना। हम लोग ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज में पढ़ा था शायद, ठीक है। थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, द स्पीड ऑफ वाटर एट x इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ये SI में नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एट y टेकिंग g कितना है। अच्छा ये ध्यान रखने वाली बात है, ये क्या है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बिकॉज दोनों एंड जो भी दोनों पॉइंट हैं ये दोनों सेम हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस। मैंने यही सिखाया था ना कि सरफेस से ऊंचाई अगर बराबर हो तो पोटेंशियल एनर्जी का खेल खत्म हो जाता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या था, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी पॉइंट पे। तो अब यहाँ पर जब मैं x और y का इक्वेशन लिखूंगा तो इट इज क्वाइट क्लियर कि x और y पोटेंशियल सेम रहेगी, तो मैं दोनों साइड लिखने का मतलब है मैं लिखूंगा ही नहीं। मैंने बोलता है ऐसे केस में क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस दो चीज लिखने के लिए बोला था और आप इक्वल कर देंगे दोनों के लिए। तो आप इसके लिए सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्या कहाँ शुरू करेंगे, x और y का क्या कर दीजिए, बर्नौलीज इक्वेशन लिख डालिए और सॉल्व कर डालिए। ठीक है, जल्दी से करके आंसर निकालिए। आपको भी पता है कि SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करना है तो, है ना। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बिना किए भी कर सकते हैं, बिकॉज GB आपको दिया हुआ है CGS में, CGS सब कुछ है तो CGS में सॉल्व हो सकता है आंसर, लेकिन यूनिट जो आएगी आंसर की वो भी CGS में ही होनी चाहिए, फिर ध्यान रखना। और फिर उसको कन्वर्ट करके तुम लिख सकते हो SI में, ठीक है। तो इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, एट x मान लेते हैं प्रेशर क्या है P1 और यहाँ पर जाएगा 1/2 रो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v1 स्क्वायर, दैट इज गिवन v1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी डोंट नो v2, है ना, हमें नहीं पता v2 क्या है, हमें v2 निकालना है। विल बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी कांस्टेंट and the pressure difference can be easily found, that is already given। एक हाइट ऑफ कॉलम दिया हुआ है 5.1 मिलीमीटर, क्या दिया हुआ है 5.1 मिलीमीटर। मुझे कहीं ना कहीं वो प्रेशर डिफरेंस जैसा कुछ दिखता है, मैंने आपको इसको लिखवाया भी था। यही जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको पता है, रो GH, और यही तो होता है प्रेशर डिफरेंस। जो मेरी नोट्स पढ़ रहा है उसको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। जो मेरी नोट्स पढ़ रहा है उसको ये भी पता है कि मैंने क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि एट पॉइंट Y क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड ज्यादा हो जाएगी और यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि P1 विल बी ग्रेटर देन P2, तो इसको पॉजिटिव रखना है तो P1 माइनस P2 लिखो। फिर यहाँ पे ये भी मुझे पता है कि V2 माइनस V1 विल बी पॉजिटिव, V1 माइनस V2 नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज़ V1 की वैल्यू कम होगी V2 की ज्यादा। V1 क्या है यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब स्पीड कम, और यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब स्पीड ज्यादा। इसको देखते ही पता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप कहेंगे, आप तुरंत यही कह सकते हैं सर अगर ये कंटिन्यूटी है, अगर ये मेंटेन करता है तो आप फर्क नहीं पड़ता है कि आप P1 माइनस P2 लिखो या P2 माइनस P1 लिखो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे जब तुम्हारा जब सर दर्द हो रहा होगा तब समझ में नहीं आएगा नेगेटिव साइन कहाँ से आया। एक्चुअली होगा क्या, तुम सही बात कह रहे हो, अगर इधर ही पलट दें इधर पलट दें तो इधर एक निगेटिव आ जाएगा, इधर भी एक निगेटिव आएगा, निगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन क्यों करना है इतना कन्फ्यूजन जब आप आसानी से क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में सॉल्व कर सकते हैं। बात सिर्फ होती है एग्जामिनेशन हॉल की कि उस समय कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कम से कम कन्फ्यूजन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मेक इट पॉजिटिव फॉर्म में ही रहने दो, छेड़ो मत इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस कैन बी रिटन एज रो GH, रो G और H कितना है 5.1 मिलीमीटर। अब तुम्हें पता है मिलीमीटर से कम सेंटीमीटर में तो करना ही पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा ना। तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर, 10। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर कितना होगा 5.1 मिलीमीटर है, 0.51 कहाँ से आ जाएगा बच्चा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिख के बता। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁻1।
भाई उल्टा बोल रहा है, इधर देख ऐसे लिख लिया, इतना पैनिक क्यों हो रहा है रे तू? सामने बैठा है, इतना पैनिक हो रहा है। देख सिखाया तो था सब, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 मिलीमीटर, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, खत्म करना, यहाँ 10 की पावर माइनस होना जाएगा, खत्म कर, हो गया, सेंटीमीटर में आ गया। और इधर क्या है 1/2, रो तो सॉल्व ही नहीं करना है तो कट जाएगा, यहाँ जाएगा तेरा v2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये तेरा दिया हुआ जी भी दिया तेरा सेंटीमीटर पर, कितना दिया हुआ है देख, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1000 इंटू 5.1, ले तेरी खुशी के लिए ये भी हटा देता हूँ, ये -1 है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 100, कितना आ गया 100, अब ये 2 भी ले आओ ऊपर, ये ले 2 आ गया, बचेगा क्या v2 स्क्वायर माइनस v1 कितना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उठा के इधर फेंक दे, सॉल्व हो जाएगा। तो कर डालना, आंसर निकालो। जीरो 0.51 आएगा क्या, करना क्यों है 5 के मम्मी को करना है, क्या हो गया भैया, सही है सब कुछ, टेंशन मत लो, सॉल्व करो। क्या सही नहीं लग रहा, पढ़ना तुम्हें यार, तुम देखो तुम्हें सही लगा, हमें तो बस ये दिखता है कि विजिबिलिटी अच्छी है तो वीडियो देखते टाइम अच्छा लगेगा। अब ऐसा भी कलर हो समझ ना आए क्या लिखा है, क्या ही मतलब है, कौन सा फैशन कंपटीशन चल रहा है। हो गया, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अपलिफ्ट का F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से डेल P इंटू एरिया। तो P2 माइनस P1 को किससे रिप्लेस करेंगे, बिकॉज P1 P2 नहीं पता हमें क्या पता है V1 V2 पता है, हमें डेंसिटी पता है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू रो इंटू V2 कितना है 70, नहीं हाँ चलो इसको 70 का स्क्वायर माइनस इसको क्या है 60, ठीक है, ये ताकि इसको पॉजिटिव ना रखें, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा इंटू एरिया कितना है, एसआई में है ना तो कुछ भी करना नहीं है, बस ये हो गया। रो की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। रो कितना है 1.3, ये भी पुट ही कर देते जब सब कर दिया तो, इसको भी पुट ही कर दो यार, हो जाएगा 1.3, ठीक है, कर डालो। जाएगा 1.5 × 10³ न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। A cylindrical tank 1 meter in radius rest on a platform of 5 meter height, कितना हाइट है भाई, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी वाली बात समझने के लिए, ठीक है। स्मॉल प्लग whose area is 10⁻⁴, बहुत छोटा है ना, कितना 10⁻⁴, देख लो कितनी छोटी एरिया है, मीटर स्क्वायर is removed an orifice located on the side tank at the bottom, calculate the initial speed with which water flows out from the orifice, फिर initial speed with which the water strikes the ground। अच्छा ये वाली वेलोसिटी भी चाहिए और ये वाली वेलोसिटी, ये तो vx हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियली क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दौड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ जंप कर गए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, है ना। इनिशियली क्या होता है x कंपोनेंट ही होता है और हमेशा x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर एक vy भी होगा और यहाँ पर vx जैसे था वो तो रहेगा, और रिजल्टेंट हमेशा एक एंगल पर रहेगा, है ना। कि कहाँ पढ़ा था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ाया था, वहीं से ये आया है, ठीक है। इसको सॉल्व किया सकता है, सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनिशियली अगर हम माने जब आपका ऑरिफाइस नहीं खोला गया, पहली सिचुएशन क्या ले लेंगे, जब टैंक का ऑरिफाइस नहीं खोला गया, नल नहीं खुला, तो सारे के सारे क्या होंगे स्टेशनरी होंगे, तो काइनेटिक वाला हो जाएगा 0। अगर आपके सिस्टम में कुछ रहेगा तो क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये पानी फ्लो ही क्यों हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो हो रहा है, नहीं तो क्यों हो रहा है ना।
तो पहले इनिशियल वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रेशर पहले से मान के चलेंगे कि कितना प्रेशर है, कोई भी मान लो। अगर देखेंगे ओपनिंग ऊपर से दे देंगे तो क्वेश्चन में क्या लोगे तुम, हमेशा के लिए मैंने बोला था पी नॉट तो हमेशा रहेगा ना, चाहे कुछ भी कर लो तुम, पी नॉट हो जाएगा। और फाइनल में क्या हो जाएगा, जब खोल देंगे तो ये पॉइंट भी बन जाएगा हमारा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और एकदम लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला इक्वेशन P नॉट प्लस 1/2 रो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, रेस्ट पे है। अरे वो याद नहीं है, मैंने बोलता बहुत बड़ा टैंक है, बहुत छोटा सा पंचर कर दिया तुमने, तो टैंक जो है खाली होने में 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं, तो हमें उससे पहले हमारा कंज्यूम हो जा रहा है, तो हमारे लिए वो ना के बराबर है। हम कहेंगे हमारा लेवल एकदम मेंटेन्ड है, एक एक बूंद पानी चूरा चुने दो, है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर देखो उस टाइम पे हम मान लेंगे कि वेलोसिटी क्या है लेवल की 0, तो यहाँ प्लस क्या आ जाएगा रो जी, लेकिन पोटेंशियल रहेगी, पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी, है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा, ओपनिंग जहाँ होती है आपने ही सिखाया था सर कि नेट क्या हो जाएगा, वहाँ पे पी नॉट आ जाएगा, और जो एक्सेस आ जाएगा उसी वजह से क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी पकड़ रहा है, तो वहाँ वो मैनेज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में आ जाएगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0। ये इक्वेशन हो गया, सॉल्व कर लो यार। v इज इक्वल टू, ये फिर से डेरिवेशन लिख दिया लेकिन लिखना चाहिए डायरेक्टली क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, तो v क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। h कितना है, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया h कैसे निकालेंगे भाई, h ये हो गया, ये पॉइंट था ना, ये तेरा हाइट कितना, हाइट ऑफ टोटल कितना हो गया 10, तो यहाँ से कर लियो, ठीक है। यहाँ वाले में तो ये तो टोटल हाइट हो गया ना, टोटल हाइट हो गया, और ये वाला जब यहाँ निकालना है तो ये तो स्मॉल h लेंगे, दैट इज 5, मैंने गलत किया, ये 2 इंटू 10 इंटू 5, ये आ गया 10, ठीक है, ये होगा। इनिशियल स्पीड विथ विच वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द ऑरिफाइस, तो ऑरिफाइस जब मैंने पढ़ा तो मुझे गलती समझ में आई कि मैंने टॉप ले लिया, टॉप नहीं ले सकते, ऑरिफाइस का लेवल 5 मीटर पर है तो स्मॉल h आएगा, इसलिए मैंने सही किया। अभी मैं उसको लूंगा, लेकिन जब मैं दूसरे वेलोसिटी निकालूंगा तो, ठीक है, जब मुझे टोटल हाइट चाहिए होगी तब मैं 10 लूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, डन हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन करिए, क्या है, हम मान लेते हैं v इनिशियल वेलोसिटी, जिससे क्या कर रहा है आपका वाटर स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, फिर से बर्नौली लगा दीजिए, तो इस बार क्या फॉर्मूला बदल जाएगा, तो v डैश विल बी इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 2g, जाके पीछे देखना डेरिवेशन करवाया था मैंने, ये मैंने डेरिवेशन करवाया है, जिसको नहीं पढ़ना है वो जा करके पीछे जा करके देख लेना, वहां से फॉर्मूला उठा लेना, रट जाना, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला सिर्फ इसीलिए होता है कि किस स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो इसकी टोटल क्या हो जाएगी आपकी, अब पूरा हाइट ऑफ द कॉलम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू, अब स्मॉल एस प्लस कैपिटल कितना है 10 है, कितना आ गया ये 10 रूट 2 कितना होता है 1.414, कितना आ जाएगा 14.1 मीटर, ठीक है। रूट 2 होता है 1.414, जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 10 से, 14.1 आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विस्कोसिटी, हो गया, लिखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ कुछ यहाँ डायग्राम बना हुआ है देखो, और यहाँ कुछ रेक्टेंगुलर करके एक लेयर बनाने की कोशिश की गई है, लाइंस बनाई गई हैं, वो अभी हम समझाएंगे आपको है क्या, ठीक है। विस्कोसिटी पहले लिख लो थोड़ा सा, विस्कोसिटी क्या होती है। मैं तो कहता हूँ कि ये बस इसका नाम अलग है, काम सारा फ्रिक्शन वाला ही है, जो जो फ्रिक्शन करता है वही वह विस्कोसिटी करती है ना, लेकिन बस ये क्या है, क्योंकि ये फ्लूइड के लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है, इसलिए इसका नाम बदल करके इसको, लेकिन बाकी सारा काम इसका वही है, अपोजिशन ऑफर करना। जैसे वहाँ अपोजिशन ऑफर करता था, फ्रिक्शन क्या करता था, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिशन फोर्स लगा देगा, इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, दो लेयर जब एक दूसरे को फ्लो कर रही है तो पीछे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, विस्कस फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिससे कि क्या होगा, लेयर दोनों अलग अलग स्पीड से मोशन करते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही होता है आपका विस्कोसिटी। लिखिए विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी
property of fluid by virtue of which it opposes the relative motion between the adjacent layer. ठीक है, एड से मतलब जानते हैं पड़ोसी है ना. It is the fluid friction or internal friction. ठीक है, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं. चलिए लिखिए इसके आगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में लिखिए. सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन फ्लो जानते ही हो ना, क्या होता है? क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? एक लैमिनर होता है, एक स्ट्रीमलाइन होता है. स्ट्रीमलाइन क्या होता है? या स्टडी फ्लो जानते हो? क्या होता है स्टडी फ्लो? सीधे सीधे. लैमिनर भी सीधे सीधे चलता है भाई, बस एक आगे चलता है एक पीछे चलता है ना. स्टडी में सारे के सारे एक ही स्पीड चलते हैं लेकिन अपने अपने लाइन में चलते हैं. लैमिनर में सब अपने अपने लाइन में ही चलते हैं लेकिन अलग अलग स्पीड चलते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. लिखिए, सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग in a streamlined motion on a horizontal surface OX. हमने एक सरफेस ले रखा है OX, देखो नीचे है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, द लिक्विड लेयर इन कांटेक्ट द लिक्विड लेयर in contact with the surface is almost at rest while the velocity of other layer increases with increasing distance. While the velocity of other layers increases with increasing distance from the surface. जैसे जैसे नीचे से ऊपर तक जाओगे आपको ऐसा लगेगा पानी का जो लेवल है जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका फ्लो का स्पीड लेयर का इंक्रीज हो रहा है. सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे क्या होता है, स्लो मूव करता है या तो अप्रोक्सीमेटली रेस्ट मान के चलते हैं. ठीक है, अगर बहुत डेप्थ होगा तो वो रेस्ट पे रहेगा. ठीक है, कभी एक्वेरियम देखा है क्या? एक्वेरियम को भी नोटिस करना, अगर सेटल्ड एक्वेरियम होगा तो उसमें एक ऑक्सीजन लगा होता है, फिल्टर लगा होता है ना. तो बबल्स जब भी शेक करता है तो ऊपर की तरफ लेयर हिलती रहती है, नीचे वाली लेयर देखो एकदम सेटल्ड रहती है. मछली कहाँ रहती है? नीचे रहती है. क्यों? वहाँ एकदम सेटल्ड होता है. ऐसा क्यों? डिस्टर्बेंस आता तो हर जगह जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज जो वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा है वो बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स वो नीचे आते आते फेड अवे हो जा रहा है. ठीक है,
इसलिए नीचे सेटल्ड होता है। इसी प्रकार से जब नदी बहती है, नदी की जब गहराई में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एकदम शांति। अरे समुद्र में कई मूवी बनी है हॉलीवुड की यार, हजारों मूवी पड़ी होंगी, यूट्यूब पे जाकर देख लेना। आंधी तूफान आती है तो तुम नीचे चले जाओ पानी के, देखो वहाँ एकदम एक लेवल के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ऊपर करते रहो हंगामा। पनडुब्बी कितना बेकार वेदर कंडीशन हो, नीचे रहता है, कोई फर्क उसको पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वही विस्कस फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है, फेड अवे हो जाता है। जो भी डिस्टर्बेंस ऊपर आई वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही है, बिकॉज जब लेयर में एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा है तो हमेशा फोर्स रिड्यूस होता जा रहा है और नीचे सबसे ज्यादा कम पहुंचता है। जो भी डिस्टर्बेंस है वो ऊपर वाले पे है, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? पहली लेयर पे। अब नीचे गया, उसमें क्या हो गया, फिर से ड्रैग हो रहा है इनके बीच में, तो कुछ फोर्स जो ट्रांसफर होता है कम हो गया। ठीक है, लॉस्ट हो गया। इसी करते 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 साइड लेयर में नीचे आते हैं, नीचे एकदम जीरो, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं, जहां पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट पे है और ऊपर फ्लो करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया। लिखिए द अपर मोस्ट लेयर flows with maximum velocity let us consider two parallel layer। ये फुल स्टॉप हो गया है, ये हो गया स्टेटमेंट पूरा तुम्हारा, न्यूटन हमने क्या बताया था। ठीक है, अब उसका वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो लेयर ली सर। ठीक है, दोनों के बीच में कितना गैप है? कितना गैप है भाई? डेल वाई, ये डेप्थ होता है। ठीक है, यहाँ हाइट वेट नहीं कहेंगे, डेप्थ की बात करेंगे। ठीक है, तो कितना है? डेल वाई। और यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर अगर हमने मान लिया वेलोसिटी कितनी है? v1, तो यहाँ मानेंगे क्या हो जाएगा? v1 प्लस कुछ चेंज आ गया है ना, जो चेंज है वो क्या है? एक्स्ट्रा है। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें इतना ही डिक्रीज दिखेगा, ऊपर जाएंगे इतना ही इंक्रीज दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका इस लेवल का नीचे वाला जो लेयर है उसका लेवल कितना है? उसका सरफेस से y डिस्टेंस है। तो ये ऊपर वाली का कितना हो जाएगा? y प्लस डेल वाई, यही तो होगा ना। अरे y तो यहाँ तक है, इसके बाद कितना है? डेल y। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, हो जाएगी r की विद रिस्पेक्ट सरफेस। सरफेस से कितनी ऊंचाई है? इतना हो गया ना। चलिए लिखिए जरा इसमें, let us consider two parallel layers PQ and RS at distances y and y plus del y from OX क्या है? सरफेस। ठीक है, let the change in velocity over a perpendicular distance del y ठीक है बेटा, डेल वाई मतलब परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हैं? इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ताकि ये दोनों लेयर पैरेलल रहे। ठीक है, डेल वाई बी वी एक्स मान लें इसको, चलो वी एक्स। ठीक है, वी एक्स क्यों बोला? ताकि आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग समझ सके, याद हो जाए। वी एक्स हमेशा याद होता है ना हॉरिजॉन्टल, तो वी एक्स लिखवा दिया। ठीक है, आगे लिखिए, डेल वी एक्स का मतलब क्या हो गया? डेल वी एक्स मतलब जो चेंज आ रहा है। ठीक है, पी क्यू वाले लेयर और क्यू आर एस वाले लेयर के बीच में चेंज कितना है? देखो ये अगर वी एक्स से है, अगर इसको अब मैंने क्या बोल दिया? वी एक्स बोल दिया, तो ये भी क्या होगा? वी एक्स प्लस डेल वी एक्स। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा क्या? डेल वी एक्स बचेगा ना। तो मतलब यही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है इसके पास नीचे वाले कंपैरिजन में। ठीक है, आगे लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसके बाद फुल स्टॉप का लिखना। अब हम बताने वाले हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
velocity with distance perpendicular to the direction of flow is called velocity gradient. ठीक है, that is del v by del, इसी कहते हैं velocity gradient. ठीक है, ताकि रिलेट कर पाओ. चलो ये हो गया. अब एक रिलेशन बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स. ठीक है, लिखिए इसके आगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ the viscous force capital F acting between two layers depends upon the following two factors. समझ में आ रहा है? पहला लिखिए, force is directly proportional to area. ठीक है, इसको एरिया को अगर मैंने AC लिख दिया तो मुझे पूरा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा. लेकिन याद रखना, कंफ्यूजिंग ये होता है, बहुत कंफ्यूज करता है. प्रेशर वाला जो एरिया है और जो ये एरिया है, दिखने में सिंबॉलिक एक है लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है. मैं इसलिए लिखने वाला हूँ ब्रैकेट के अंदर, इट इज दिस एरिया इज एक्चुअली जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन लेयर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ, ठीक है, मतलब दो लेयर हैं तो जितना एरिया कांटेक्ट में है सिर्फ उतने की बात हो रही है. जो कांटेक्ट नहीं है उसको नहीं लेंगे आप. ऐसा नहीं है कि ऊपर लेयर का एरिया और नीचे वाले का. तो जैसे मान लो ऐसे होता है ना कभी कभी, ऐसे इस तरीके से टैंक है, तो अब ये लेयर यहीं खत्म हो जाती है, ये लेयर आगे जाती है, तो इसका कांटेक्ट एरिया कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा भी तो हो सकता है, फ्लो है ना. तो जरूरी थोड़ा ना हमेशा ऐसा रेक्टेंगुलर ही शेप रहेगा कि सारी लेयर जो है बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो जब ऐसा कभी होगा केस तो उसमें कांटेक्ट एरिया लोगे तो हमेशा आंसर सही आएगा. ठीक है, लिख लिया. सेकंड लिखो इसी में, सेकंड लिखिए, लिखिए, force is directly proportional to velocity gradient del Vx upon. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 पर लिख सकते हैं force is directly proportional to area of contact into velocity gradient. ठीक है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, नीटा ए डेल Vx अपॉन डेल वाई, वेयर नीटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, और अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को रीअरेंज कर दें तो नीटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन वी अपॉन
एल। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये आपका shear stress अपॉन shear strain, ठीक है। ठीक, स्ट्रेन कहाँ हो जाएगा जी, रेट होगा, वेलोसिटी है ना वो। स्ट्रेन तब होता जब डेल एल अपॉन एल होता, अब वहाँ डेल एल अपॉन एल कर दो तो वो स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ तो वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो रेट की, चेंज ऑफ रेट की बात हो रही है, तो ये शियर रेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आखिरी में अगर और कुछ करना है, स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये स्ट्रेन अप्लाई जो हो रहा है उसका रेट क्या है, किस रेट से स्ट्रेन बॉडी के अंदर या फ्लूइड के अंदर आ रहा है, जो चेंजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो ये हो जाएगा, आखिरी में से क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन रेट सबसे बेस्ट है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, लिखिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसको नहीं आ रहा है ना, क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर, ये एसआई हो गया, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और एक और यूनिट होती है इसकी, पॉइज, ठीक है, ये सीजीएस में होती है, ठीक। और एसआई की एक और होती है डेका पॉइज, डेका और होती है पॉइजल, ठीक है, वो लिख लो अगर लिखना है तो, बुक में भी दिया हुआ है। और इसको अगर कन्वर्ट करना है तो एसआई में जनरली डेका पॉइज ही बोलते हैं, डेका पॉइज इज इक्वल टू 10, ये कन्वर्जन फैक्टर भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, और ये चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म होगा और सरफेस टेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नोट डाउन कर लें आप जिसका बचा है।